नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपनी यूपीपीसी प्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लगाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के टेस्ट संख्या 5 को। अगर आपको ये टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक लाइक वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। सही बात। श्रीगुप्त ने महाराजाधिराज नामक उपाधि धारण की। नहीं भाई, श्रीगुप्त के बाद इनका जो बेटा था घटोत्कच इनका पुत्र था। इस पुत्र का जिक्र है, सुपिया अभिलेख है एक, जो किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है स्कंदगुप्त। इनके शासन में आगे आएगा ना स्कंदगुप्त। तो इस अभिलेख में इन्होंने घटोत्कच से ही अपनी वंशावली की शुरुआत की है। श्रीगुप्त का कहीं जिक्र ही नहीं है उस लेख में। तो इन्होंने सिर्फ श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी, ये की थी महाराज की सिर्फ। ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दूसरे में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सबसे महान शासक इन्हीं को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज नहीं, इन्होंने ली थी महाराजा धीराज की उपाधि। तो ये गलत हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। तो भाई ये बात सही हो गई। और गुप्त संवत 319 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था, और तभी से इन्होंने गुप्त संबंध की शुरुआत कर दी थी। तो कौन कौन से सही है, 1 और 3। तीसरे में दिया है, सत्य कथन बताने हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त, जो 350 में गद्दी पर बैठा। सही बात। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की। सही बात, क्योंकि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई नेपोलियन? इन्होंने पूरे दक्षिण तक आक्रमण कर पूरे ज्यादातर पूरे दक्षिणी क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया था। इसमें तीनों सही है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कथन सही है। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। सही बात। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन ने की। ये भी बात सही है। तो दोनों बातें ठीक है। गुप्त काल में किस प्रमुख नगरों ने पतन के साक्ष्य प्रस्तुत किए? ये है भाई हमारा मथुरा का और सहगोरा का। 6 में दिया है, गुप्त काल के दौरान मगध के समान 8वीं शताब्दी में कन्नौज ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये था भाई हमारा राजनीतिक। क्योंकि भाई अभी जैसे इंडिया का मैप है, तो कन्नौज यहाँ पर कहीं था। ऊपर से हमारे कश्मीर वालों की भी इस पर नजर थी, इधर से असम की इस पर नजर थी, मगध वालों की इस पर नजर थी। तो टोटली मिला के पूरा राजनीतिक केंद्र हमारा कन्नौज था, क्योंकि हमारा पूरा फर्टिलाइज पूरी तराई क्षेत्र था। हमारे गंगे के मैदान का सबसे ज्यादा उपज यहाँ पर होती थी, तो सबकी निगाहें एक तरीके से वहीं पर थी। तो वो राजनीतिक केंद्र था हमारा। 7वें में सही बताने हैं, गुप्तकालीन राजाओं के सोने चांदी और तांबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। सही बात। दूसरा दिया है, इस काल में सोने के सिक्कों को रूपक नहीं भाई दिनार, और चांदी के सिक्कों को रूपक। ऐसे याद कर लो ना, चांदी चंद्रमा, चंद्रमा चंद्रमा समान मुख, रूपक अलंकार होता है उसमें, तो रूपक चांदी के समान। तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया, यानी कि केवल एक सही है। आगे, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो उनसे कथन सही है वे बताने हैं। समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में 3 शक्तियों को पराजित किया। सही। इस अभियान के दौरान उसने अच्युत नागसेन और कोतपुलज शासकों को हराया। सही बात। तो इसमें दोनों बातें सही है, यानी कि दोनों कथन। 9वें में देख लेते हैं, गुप्तोत्तर काल में स्त्रियों की दशा संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त काल के जस्ट बाद वाला काल। इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। हाँ भाई सही है। इस काल में सती प्रथा अत्यधिक विकास हुआ। ये भी सही है। तो 1 और 2। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। महाबलाधिकृत भाई सेनापति, महादंडनायक न्यायाधीश, यानी कि 2-1 ऑप्शन नंबर ए। संधि विग्रहिक था हमारा युद्ध एवं शांति का मंत्री। दंडपाशिक है हमारा पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, यानी कि 2-1-3-4 ऑप्शन नंबर ए। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये 3 प्रमुख नाटकों के लेखक कौन है भाई हमारे? भाई ये है हमारे हर्षवर्धन। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष की साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। तो भाई सही। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के राज्य की कानून व्यवस्था अच्छी थी और काफी कठोर भी थी। इस काल में उपज का 5वां नहीं भाई 1/6 राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो इसके कितने सही हैं? 1 और 2। आगे बढ़ते हैं।
13वें में लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो भाई पहला पॉइंट यह है, गुप्त प्रशासन में मौर्य प्रशासन की तुलना में अधिक केंद्रीकृत था। नहीं भाई, विकेंद्रीकृत था। गुप्त नौकरशाही मौर्यों की तुलना में अधिक विस्तृत थी, कम, नौकरशाही कम थी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी। गुप्त काल में मौर्य काल की तुलना में संस्कृत भाषा का विकास अधिक हुआ, ये वाला सही है पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। गुप्त साम्राज्य के पतन हर्षवर्धन के उदय के बीच उत्तरी भारत में कई छोटे छोटे राजवंशों का शासन हुआ। और कौन से राजवंश उन राजवंशों में से थे बताने। तो भाई ये थे हमारे मोखरी और मैत्रक। मोखरी थे हमारे कन्नौज वाले। स्थापना किसने की थी इसकी? ईशान वर्मन ने, और 6th सेंचुरी के आसपास। मैत्रक था हमारा गुजरात वाले बेल्ट पर। ये आए थे हमारे 5वीं से और 8वीं शताब्दी के बीच में। और गुर्जर प्रतिहार तो ये बाद की बातें हैं दोनों, तो इसमें होंगी 1 और 2 करेक्ट। गुप्त राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, जो सही है वे बताने हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में उनकी सैन्य उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। भाई इलाहाबाद स्तंभ लेख तो हमारा समुद्रगुप्त से रिलेटेड है ना, समुद्रगुप्त से, जिसमें हरिशेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। इलाहाबाद समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। दूसरा दिया है, उसने दक्कन के वाकाटक साम्राज्य को पराजित कर उस पर कब्जा किया। भाई वाकाटक के राजा कौन था हमारा? रुद्रसेन द्वितीय से तो इसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह करवाया था ना, तो पराजित की तो बात ही नहीं है। इनडायरेक्टली रुद्रसेन जब सिंहासन पर बैठा था उसके 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो ऑटोमेटिकली प्रभावती ने चलाया अपने पिता यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में। तीसरा दिया है, शकों को पराजित करने के बाद उन्होंने मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो भाई शकों को पराजित तो किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बट मथुरा को नहीं बनाया, सेकंड राजधानी बनाया था उज्जैन को। ध्यान रखिए तीनों गलत है, इसमें कौन सा सही पूछा था? इसमें कोई भी सही नहीं है। 16 में दिया है, तो भाई इसकी दोनों सही होगी। और कुमारगुप्त से रिलेटेड एक और बात देख लो भाई, एक मंदसौर का अभिलेख है और एक है हमारा बिलसड़ का अभिलेख। और जो मंदसौर का अभिलेख है ना, उसमें इसने शासन किस तरीके से चलाया जाए उस बारे में जिक्र किया गया है। कुमारगुप्त का मंदसौर शासन से रिलेटेड है। और जी एक बार इनकी पूरा फैमिली ट्री देख लेते हैं गुप्त डायनेस्टी की। पहले है हमारे श्रीगुप्त, फिर है घटोत्कच, फिर है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर है हमारा समुद्रगुप्त, फिर है हमारे चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य, इसके बाद है कुमारगुप्त, इसके बाद है स्कंदगुप्त, और इनके बाद है फिर कुमारगुप्त सेकंड। और सबसे लास्ट में जो हमारा गुप्त डायनेस्टी का राजा रहा था वो था विष्णुगुप्त। भाई शुरुआत श्रीगुप्त से हो गई, एंड हुआ विष्णुगुप्त से। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मुद्रा और संबंधित विषय बताने हैं। गरुड़ प्रकार, इस मुद्रा में समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय के सूचना प्राप्त होती है, सही बात। धनुर्धारी प्रकार, मुद्रा के मुख भाग पर राजा के धनुष्बाण लिए खड़ा हुआ, सही बात। परशु प्रकार, इस मुद्रा में उसकी उपाधि कृतांत यम परशु अंकित है। अश्वमेध यज्ञ, इस प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त द्वारा किए गए यशोमेध यज्ञों का प्रमाण है, ये भी बात सही, यानी कि इधर देख लेते हैं इसके ऑप्शन चारों सही है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान नवरत्न में शामिल नहीं थे? ये था भाई हमारे फाहियान। फाहियान तो भाई हमारा एक चीनी यात्री था, वो आया था ना, तो ये तो जो इंडिया के अंदर होंगे वे तो नवरत्न में शामिल होंगे। 19 में दिया है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था हमारा स्कंदगुप्त, सही बात है। ये भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था, ये भी बात सही है। स्कंदगुप्त 466 ईस्वी में चीनी यात्री सांग के दरबार में एक राजदूत भेजा था। चीनी सम्राट सांग के दरबार में अपनी तरफ से एक राजदूत भेजा था स्कंदगुप्त ने, तीनों सही। इसमें दिया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाकाटक वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो सही है वो बताने हैं। गुप्त वंश की राजकुमारी प्रभावती गुप्त ने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद वाकाटक साम्राज्य पर शासन किया, ये भी बात सही है। अजंता की गुफाओं को वाकाटक वंश के राजा हरिशेन शासन काल के दौरान संरक्षण प्राप्त हुआ,
ये भी सही है, तो इसमें दोनों करेक्ट है। आगे देख लेते हैं किसमें निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये है हमारे एरन अभिलेख। एरन अभिलेख है कहाँ पर, एमपी में, और कब प्राप्त हुए थे, 500 ईस्वी के। 22 में देखना है सूची को सूची 2 से मिलान करना है, व्यवसायिक समूह और कार्य बताना है। नगर श्रेष्ठ का क्या काम था, ये थे हमारे पूंजीगत वर्ग के नेता यानी कि 2। सार्थवाह कौन थे, हमारे व्यापारियों के नेता। प्रमुख कुलिक थे हमारे शिल्पकार, और प्रथम कायस्थ थे लिपिक प्रधान। तो इसका होगा 2134। गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। सही बात भाई, कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी? नहीं भाई, कन्नौज तो राजनीतिक केंद्र था सभी की नजरों में, सभी राजाओं की। इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तीसरा दिया है प्रांत एवं भुक्ति को पुनः जिलों में प्रदेश या विषय में बांटा गया, जिसका प्रधान विषयपति या कुमारा मात्य कहलाता था। सही बात, तो इसमें कितने सही होंगे, 1 और 3। बाणभट्ट के अनुसार गुर्जरों का उल्लेख किस साहित्यिक कृति में मिलता है, तो ये मिलता है भाई हर्षचरित्र में। गुप्त काल के न्यायिक व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। सही बात। इस काल में न्यायाधीश को दंडनायक, महादंडनायक और सर्वदंडनायक कहा जाता था। सही। इस काल में न्यायालय को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। नहीं, इसमें विभाजित किया गया था 4 विभागों में। कौन कौन से, एक तो राजा का न्यायालय होता था, एक पूर्व न्यायालय होता था, एक श्रेणी और एक कुल, 4 होते थे। इसमें कितने सही हो गए हमारे, 1 और 2। अगले लिखना है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। भाग क्या हो गया हमारा, ये भूमि उपज का लगभग 1/6वां भाग। उद्रंग होगा स्थायी कृषकों पर लगाए जाने वाला भूमि कर, उद्रंग। ऊपरी कर होगा अस्थायी कृषकों पर लगाए जाने वाला कर। उद्रंग स्थायी, ऊपरी कर अस्थायी। ज्यादा वर्ग ज्यादा अक्षर, इसमें भी अस्थायी में ज्यादा अक्षर, उद्रंग में कम, स्थायी में भी कम। भोग राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुएं, तो 1 2 3 4। आगे देख लेते हैं 27 में सैन्य प्रशासन का प्रमुख सेनापति होता था, जिसका सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत होता था। सही बात। गुप्त काल में राजा के पास स्थायी सेना होती थी। सही बात। गुप्त काल के अंतर्गत सेना को 4 प्रमुख अंग थे। एक पदाति होता था, एक गज सेना का विभाग, एक रथरोही होते थे और एक अश्वरोही। तो कितने सही है इसमें हमारे, 1 और 2 बी वाला। 28 में गुप्त काल के अंतर्गत सीमा शुल्क वसूल करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था, यह है हमारा शौल्किक। 29 में दिया है कथन और कांड बताने हैं। गुप्तोत्तर काल में व्यापार और नगर व्यवस्था का पतन हुआ। सही बात है ये भाई। अरब व्यापारियों ने भारतीय व्यापारियों को मार्गों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो भाई क्यों, गुप्तोत्तर काल के बाद तो धीरे धीरे हमारे मुस्लिम्स एंटर करेंगे भाई इंडिया में। तो इसके दोनों कथन सही है, बट इंडिविजुअली सही है। 30 में दिया है गुप्त काल में स्त्रियों की दशा पहले की अपेक्षा में गिरावट आई। तो भाई सही बात है, गुप्त काल में पर्दा और सती प्रथा का प्रचलन था। ये भी बात सही है, तो दोनों सही होंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, जो सही है वे बताने हैं। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। सही बात। 4 वर्णों के आधार पर गुण कर्म न होकर जन्म हो गया था। हाँ भाई, धीरे धीरे अब भ्रष्टाचार फैलेगा। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में गिरावट आई। भाई ह्वेनसांग जो था ना, ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, इसने बता दिया था, इसने अपनी बुक में लिखा हुआ था कि जो शूद्र थे वे अब कृषिकों का काम करने लगे थे और धीरे धीरे वे सेना में भी भर्ती होने लगे थे। तो इनकी कंडीशंस धीरे धीरे सुधर रही थी। तो ये गलत हो गया, यानी कितने सही है, 1 और 2। गुप्त काल में पशुओं का चारा योग्य भूमि को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता था, भाई ये थी हमारी गोचर भूमि। मुरुंडा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो सही है वे बताने हैं। जो सही है वे बताने हैं। वे संभवतः गुप्त वंश के रिश्तेदार थे। नहीं भाई, ये जस्ट जैसे कनिष्क, जैसे कुषाण वंश हमारा खत्म हुआ था उसके जस्ट बाद, और गुप्त वंश से जस्ट पहले ये तब आए थे थोड़े बहुत क्षेत्र में। इन्होंने ना जो मध्य भारत है उसके कुछ हिस्सों में इन्होंने शासन किया। दूसरा देख लेते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनके शासन के अधीन था। भाई गुप्त साम्राज्य के बाद नहीं, कुषाण के बाद और गुप्त से पहले उनके बीच में। तो ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सही है बताने हैं। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। तो भाई सही बात है, ये चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के पश्चात हर्ष ने पूर्णतः बौद्ध धर्म अपना लिया। ये भी सही है। निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्षवर्धन की सेना को पराजित किया था, ये है पुलकेशन द्वितीय, और इसने हमारे ऐहोल अभिलेख में भी ये बात लिखवाई थी। 36 में गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था। तो भाई सही बात है ये। गुप्त काल में अस्पृश्य वर्ग को अत्यंश या चांडाल कहा जाता था। ये थे जो गांव के बाहर बाहर रहते थे।
जो मतलब प्याज लहसुन ये सब चीजों का उपयोग करते थे उनको चांडाल कहा जाता था, एक तरह से अछूत माना जाता था। तो इसमें दोनों सही हो गए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, विद्वान और विशेषता बतानी है। क्षपणक हो गए हमारे ज्योतिषी, भास्कराचार्य हो गए हमारे खगोल शास्त्री, धन्वंतरी हो गए हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड, और शंकु हो गए हमारे वास्तुकार। तो यानी कि ए सही। आगे देख लेते हैं। अर्थ में कुमारगुप्त ने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण करवाई। तो भाई सही बात है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, ये भी सही है। और इसने अपने सिक्कों पर ना ये भी गुथवाया था कि मतलब अश्वमेध यज्ञ करवाया था इसने। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस शासक ने दक्षिणापथ अभियान के तहत कहीं दक्षिण भारतीय शासकों को हराया था? ये थे भाई हमारे समुद्रगुप्त, इनको ही हमारे नेपोलियन बोला था। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देख ले हैं। सूची को सूची 2 से मिलान करना है, दर्शन बताने हैं, प्रवर्तन बताने हैं। न्याय का गौतम हो गया आपका, सांख्य का कपिल हो गया। 2-1 किस में आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर 1 में। वैशेषिक कणाद और मीमांसा आपका हो गया जैमिनी। और आपकी उत्तर मीमांसा होती है, उत्तर मीमांसा, उसके कौन है भाई? हमारे बदरायण। ध्यान रखेंगे ये बात। आगे लिख लेते हैं 41 में। गुप्त काल में संपत्ति से संबंधित विवाद सिविल कानून के अंतर्गत आते थे। तो भाई सही बात है। वर्ण भेद पर आधारित कानूनों को पूरी तरह समाप्त कहाँ से हो गया भाई? वर्ण भेद तो शुरू हुआ ही था तब से, तो उसका होगा ओनली 1। 42 में अभिकथन और कारण बताने हैं। गुप्त काल के दौरान जाति व्यवस्था का विस्तार हुआ जिससे बड़ी संख्या में उपजातियों का उदय हुआ। तो भाई सही बात है ये। गुप्त काल के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी लोग भारतीय समाज में सम्मिलित हो गए थे, जिनमें से अधिकांश क्षत्रिय थे। सही बात। तो भाई कारण भी सही बता रहे हैं। भाई जब बाहर से कोई लोग आएंगे तो वे अपनी अलग कैटेगरी नियुक्त करेंगे कि भाई हम इस कैटेगरी से आए, तो इसका है ओनली 1। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अन्य 3 समकालीन नहीं था? तो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और जी ह्वेनसांग हमारे हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आए थे। तो अलग कौन हो गया हमारा? सी। 44 में दिया है सही कथन बताने हैं। विष्णुसेन ने इलाहाबाद के एक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी। भाई ये थे हमारे चंद्रगुप्त प्रथम का कवि, कौन थे भला? हरिसेन। इन्होंने इलाहाबाद स्तंभ लेख में सैन्य अभियानों का उत्कीर्ण करवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये गलत हो गया। चीनी यात्री फाहियान समुद्रगुप्त के दरबार में गया था? नहीं, फाहियान तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था ना, तो दोनों गलत हो गए इसमें। 45 में देख लेते हैं सांख्य संप्रदाय के बारे में। जो कथन सही है वे बताने हैं। सांख्य पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सही बात है। सांख्य की मान्यता कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। सही बात। तो इसमें दोनों बातें सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विक्रम संवत मिला लेते हैं। 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78, गुप्त संवत 319 और 320 के आसपास, और कली संवत हमारा 3102। तो भाई ये हो गया 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन से विचार सही है? वस्त्र उद्योग गुप्त काल का सब प्रमुख उद्योग था। अमरकोश में कताई, बुनाई, हथकरघा, धागे जैसे उद्योगों का उल्लेख मिलता है। तो भाई ये बात सही हो गई। इस काल में ताम्रलिप्ति पश्चिम भारत का, जबकि भग्र, कच्छुप, भड़ोच पूर्वी। तो भाई पूर्व नहीं पश्चिम में था ना, ये तो गुजरात में, और ताम्रलिप्ति आपका पूर्व में है, आंध्र प्रदेश वाली बेल्ट पर। तो ये गलत हो गया, यानी कि 1 सही है। निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था का अनिवार्य तत्व है? यह है भाई भूमि के नियंत्रण एवं स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। सही। सामंत तथा उसके अधीन अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना, ये भी सही है। 49 में है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख किया गया है? भाई ये है हमारा दशपुर। दशपुर को किस और नाम से जाना जाता है? मंदसौर अभिलेख। और किसने जिक्र करवाया था उसमें? यशोवर्मन। आगे देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। न्यायालय और विभाग बताने हैं। प्रतिष्ठित, ये है स्थायी न्यायालय। अप्रतिष्ठित है विशेष प्रयोजन के लिए स्थापित न्यायालय, यानी कि अस्थायी चीज, अप्रतिष्ठित। शासित होगा हमारा
सर्वोच्च न्यायालय यानी कि 3। मुद्रित है हमारा प्राड्डविका का न्यायालय यानी कि 4। 2134 ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये मिलता है हमारा याज्ञवल्क्य में। 52 में देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पंच सिद्धांतिका यह है हमारी बरहामीर की। अब देख लेते हैं 2 है किसी में, तीनों में है। अब देखिए सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट जी की यानी कि 1। अब देखिए 2-1 2 में है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा यानी कि 2134 यानी ऑप्शन नंबर बी। 53 में दिया है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, सही। इस काल में कला साहित्य विज्ञान और गणित का महत्वपूर्ण उन्नति हुई, सही बात। तो इसमें दोनों बातें सही हैं। यह शूद्रक की प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य रचना है। इसके पात्र समाज के सभी स्तरों के में संबंध है। इसके एक अंक में चोरी का और एक रुचिकर विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चोरी का नियमित कला के रूप में उल्लेख किया गया है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना का वर्णन किया गया है? तो भाई इसमें शूद्रक जी का जिक्र है, तो मृच्छकटिकम। 55 दिया है आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री जिन्होंने शून्य की खोज की थी। तो भाई सही है पहला ऑप्शन। दूसरा दिया है सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है, सही बात। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 120 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। देखो भाई कितना पेचीदा क्वेश्चन, 120 नहीं 121 पर्टिकुलर, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 56 में दिया है गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। गुप्त शासकों ने व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगाए। तो भाई नहीं, अगर कड़े प्रतिबंध लगा देते तो विदेशों से व्यापार कैसे होता? इस टाइम पे तो मेन हमारे हॉटस्पॉट थे, एक तो भड़ोच था गुजरात में बंदरगाह, और ताम्रलिप्ति था जो कि आंध्र प्रदेश में था। ठीक है, 2 बंदरगाह थे, इनसे पूरा बिजनेस होता था बाहर। तो इसमें हो गया ए सही है, आर गलत। 57 में दिया है गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। दूसरा दिया है गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन रचना शैली का मंदिर है। तो भाई इसमें दोनों बातें सही हैं। 58 में दिया है गुप्त काल में भूमिदान प्रथा प्रचलन में थी। तो भाई पहला सही है। दूसरा दिया है गुप्त शासकों द्वारा कृषकों को भूमिदान दिया जाता था। भाई भूमिदान नहीं दिया जाता, बल्कि जो कृषि करते थे उन पर टैक्स भी लगाया जाता था, 1/6। दूसरा इनकरेक्ट हो गया, ए सही, आर इनकरेक्ट। खालिमपुर ताम्रपत्र शिलालेख निम्नलिखित शासकों में से किसकी प्रशासनिक प्रणाली के बारे में विवरण प्रदान करता है? ये करता है आपका पुलकेशन सेकंड। माफ कीजिएगा, ये है हमारा धर्मपाल, और धर्मपाल ने ही हमारे विक्रम शिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और इन्होंने ही बौद्ध धर्म अपनाया था, संरक्षण में दिया था बौद्ध धर्म को। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं सूची एक मंदिर और स्थान बताने हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। भीतर गांव का मंदिर यह है आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में, यानी कि 1-2-1। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है, 4। और तिगवा का विष्णु मंदिर है जबलपुर मध्य प्रदेश में, यानी कि 3-2-1-4-3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 61 में दिया है निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना कालिदास द्वारा की गई है? तो भाई ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम तीनों कालिदास की है। निधसार है हमारी कंदक की। कौन सी भाषा में लिखी गई है हमारी? संस्कृत में, यानी कि सी। नीचे दिया है अभिकथन गुप्त काल में बौद्ध धर्म का व्यापक विकास हुआ। सही बात, गुप्त शासक बौद्ध धर्म अनुयायी थे नहीं, वे थे वैष्णव धर्म के अनुयायी। बट जो स्थापत्य और जो कला जितनी भी बनी हुई है वे सब बौद्ध धर्म में बनी हुई है। और जो जैसे हमारे आपकी अजंता की गुफा है वो भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा हमारा कथन? ए सही, आर गलत। 63 में दिया है वैशेषिक दर्शन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महर्षि कणाद और वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तन माना जाता है। महर्षि कणाद को परमाणु अणु को संसार की मूलभूत इकाई माना जाता है, ये भी सही है। वैश्विक दर्शन के अनुसार यह संसार के 9 द्रव्यों से मिलकर बना है, ये भी सही है। तो इसमें तीनों पॉइंट सही है। 64 में दिया है कथन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भाई कहा जाता है, सही बात। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत में विजय अभियान चलाया गया, इसलिए उसको नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। गुप्त काल में न्यायपालिका संगठित थी, सही बात। दूसरा दिया है गुप्त काल में तांबे के सिक्कों का सर्वाधिक प्रचलन था, नहीं भाई।
सोने के सिक्के जिन्हें दिनार कहा जाता था, इनका प्रचलन ज्यादा था। और चांदी के सिक्कों का क्या क्या आ जाता? रूपक। इनकरेक्ट हो गया, यानी कि केवल एक सही। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विद्वान को भारत का मैकियावेली कहा जाता है? ये कहा जाता है आपके कौटिल्य को, यानी कि चाणक्य। 67वें गुप्त काल में लौह सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। तो भाई पहला पॉइंट हमारा गलत हो गया, लोहे का तो कुछ मतलब ही नहीं था, सोना था, चांदी था और तांबा। तो पहला गलत हो गया। गुप्त शासकों ने आर्थिक स्थिरता के लिए धातु का प्रयोग किया, ये सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। 68वें गुप्त काल में विष्टि शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये रिलेटेड है आपका अनिवार्य श्रम या बेगार से। उत्तर में दिया है, हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री वेनसांग आया था, सही। वेनसांग को भारतीय दर्शन और बौद्ध धर्म में से गहरी रुचि थी, सही बात। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन और कारण आर दोनों सही है। आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। 70 दिया है, गुप्त काल में शिक्षा और विद्या का प्रमुख नालंदा विश्वविद्यालय था। तो भाई सही बात है, नालंदा विश्वविद्यालय समुद्रगुप्त द्वारा स्थापित किया गया था, नहीं, ये किया था कुमारगुप्त। तो इसका क्या होगा? ए इनकरेक्ट, वो ए करेक्ट, आर इनकरेक्ट। और इसमें आपका कुमारगुप्त प्रथम था, ठीक है, ध्यान रखेंगे बात। कुल्यवाप और द्रोणवाप ये क्या थी भाई? ये हमारी भूमि मापन की इकाइयां थी। पाल वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था जिसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। तो भाई पहली बात सही हो गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने नहीं, धर्म पाल ने की थी, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर ए सही है होगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, जो सही है वो बताना है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है, सही बात है भैया। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत मानता है, ये भी सही। पूर्व मीमांसा दर्शन वेदों के कर्मकांड भाग का विचार करता है, ये भी सही। तो तीनों सही है इसमें। 74 में दिया है, गुप्त काल में अमरकोश जैसे प्रसिद्ध संस्कृत कोश ग्रंथ की रचना अमर सिंह द्वारा की गई, सही बात। दूसरा दिया है, अमरकोश में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था सटीक वर्णन किया गया, नहीं भाई, अमरकोश था हमारे व्याकरण से रिलेटेड, जिसमें इन्होंने जैसे विशेषण हो गया आपका, क्रियापद हो गया, इन सबको कैटेगराइज किया था। तो दूसरा इनकरेक्ट, ओनली वन करेक्ट। 75 में दिया है, नीचे दिए गए कथनों में कथन और कारण बताने हैं। गुप्त काल में वास्तुकला की उल्लेखनीय प्रगति हुई, सही बात। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में बनाई गई, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है और कारण भी सही है इनका। तो आज का टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये टेस्ट थोड़े भी हेल्पफुल लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इनकी ना प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, लगाते रहिए टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। जय हिंद, जय भारत।